हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न दिया है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो यहाँ पर हमें उपयुक्त ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है और ये अवतल दर्पण है और ये है मुख्य अक्ष, ये है दर्पण का ध्रुव, ये मान लेते हैं फोकस और ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो यह किरण अक्ष का परिच्छेदन कहाँ से हो रहा है? तो ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो ये लेंस कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो हमें आभासी सीधा और आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। तो ये संभव है उत्तल लेंस से। अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये अवतल लेंस से संभव नहीं है। उत्तल लेंस से ही आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन वो प्रतिबिंब छोटा होता है वस्तु से। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, परितारिका के द्वारा या पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा। तो हमारी नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा में परिवर्तन हम पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या फिर परावर्तन? इनमें से प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग का सर्वाधिक होता है। इसके कारण संपूर्ण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो आकाश के नीले रंग होने का कारण है प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो हमें यहाँ से प्रतिरोध निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से अगर हम R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P। अब हम मान रखते हैं तो P बराबर है V स्क्वायर, वोल्ट दिया है 220, तो हम लिखेंगे 220 गुणे 220 और बटे में P है 440। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 दूनी 44, 2 से 220 को काटेंगे तो आएगा 110। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है प्रतिरोध 110 ओम। और अगर प्रवाहित धारा का मान पूछे तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे P बराबर VI। इस फॉर्मूले से धारा का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर निर्भर नहीं करता है होगा। चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक के आधार पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का आकार यहाँ पर सही जवाब होगा। चालक का प्रतिरोध चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव
किस दिशा में स्थिर होता है। तो जब भी किसी परिनालिका को हम लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। उसका एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर। धारावाही परिनालिका की बात करें तो जब हम खोखले पाइप पर, मान लेते हैं ये खोखला पाइप है, इस पर हम तार को लपेट देते हैं और इसे सेल से जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है धारावाही परिनालिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। इनमें से मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होती है तो बनता है लवण और जल। तो अम्ल और क्षार सदैव क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो सही जवाब है लवण और जल। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया का नाम भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 CaO प्लस CO2 किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे CaCO3 है अभिकारक, CaCO3 को हम अभिकारक कहेंगे और CaO CO2 ये कहलाएंगे उत्पाद। जब एक अभिकारक से एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है, इसी का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो सही जवाब है कार्बन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और इसी गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। कार्बन के परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ते जाते हैं, जिससे इनकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और इनके बहुत ज्यादा यौगिक हो गए हैं। इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए हमें एक अलग शाखा के निर्माण की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण ही कार्बनिक रसायन का विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में एल्काइन कौन है। एल्काइन में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम होती है और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख, इसमें है कार्बन 3, तो हम रख के चेक करते हैं। n का मान है 3। अब हाइड्रोजन ध्यान दें तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 2 गुणे n का मान 3 और माइनस में 2, ये हो जाएगा C3। 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटेगा तो H आ जाएगा 4। तो एल्काइन के सूत्र पर C3H4 आ रहा है, तो ये एल्काइन का सूत्र है। इसका नाम होगा प्रोपाइन। 3 कार्बन को प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं तो प्रोपाइन हो जाएगा। C3H8, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो ये एल्केन है और इसका नाम होगा प्रोपेन। एल्केन में एन लगाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी है, इसलिए इसमें हम ईन लगाएंगे तो ये बनेगा एथीन। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे प्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में किसका उपयोग होता है। एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन। तो इनमें से एथेनॉल, जिसका सूत्र है C2H5OH, इसका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो सही जवाब है एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र भी ध्यान रखेंगे CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है। गुर्दा अर्थात किडनी, किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किडनी की क्रियात्मक इकाई है वृक्काणु, जिसे हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। वृक्काणु को नेफ्रॉन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम का क्या कार्य होता है? तो सभी को पता होगा, जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज लवण का परिवहन करना। खनिज लवण, जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का वहन। तो ये कार्य है, भोजन का वहन करेगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की, या फिर सभी की? तो इन सभी की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, और इसके साथ ही साथ क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ये बदल जाता है पाइरूवेट में। और ये किस भाग में होता है? तो इसका ध्यान रखेंगे, यह होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज बदल जाता है पाइरूवेट में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरूवेट बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होती है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए? इनमें से किस लिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था? तो सही जवाब है, मेंडल ने अपना प्रयोग वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, और ये प्रयोग उन्होंने उद्यान मटर पर किया था। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे, मेंडल का प्रयोग उद्यान मटर पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य पदार्थ है? इनमें से ओजोन परत के क्षरण के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट में CFC भी कहते हैं, यह गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य से जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, इन किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहे हैं। घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाएगी और फिर बकरी को मानव खा जाएंगे। तो यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है और दूसरा तीसरे पर। तो इस प्रकार से जब भी एक जीव दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हो, दूसरा तीसरे पर, तो वहां पर आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ख में, आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।